हाय फ्रेंड्स। तो चलिए हम देख रहे थे टॉप 100 करेंट अफेयर, मंथली करेंट अफेयर, ठीक है, क्विज के माध्यम से। और यहाँ भी देखते हैं ये सभी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमने 75 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, पिछले 3 वीडियो के माध्यम से। एक में 1 से 25, फिर 25 से 50 और फिर 50 से 75, ठीक है। और इसमें हम चल रहे हैं 75 से 100 तक, जो आपको टॉप 100 करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। और इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं कि इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ज़्यादा और करंट अफेयर के लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लगभग आधे घंटे की वीडियो होती है। इस तरह से 4 आपको वीडियो मिलाकर टोटल 2 घंटे, 2 घंटे में आपका 1 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। यदि डेली आप करंट अफेयर पे टाइम नहीं दे पाते हैं, आपको पता है कि इतने करंट अफेयर घटनाएं घटती हैं कि डेली आप करंट अफेयर पढ़ने में सिर्फ टाइम दें तो डेली आपका 2 से 3 घंटा करंट अफेयर पढ़ने में लगेगा। 2 से 3 घंटा यदि खुद से आप कहीं वेबसाइट पर विजिट करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो 2 से 3 घंटा डेली आपका जब करंट अफेयर में ही लग जाएगा तो बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कब आप कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आप मंथली करंट अफेयर को जरूर देखिए, जिसमें 100 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में होती है। तो चलिए सीधे अब चले टॉपिक पे। 75 तक मैंने कर लिया था पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। और प्ले लिस्ट में भी जाकर देखिएगा। अगर आप JSSC CGL वगैरह दे रहे होंगे तो मैंने प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, साइंस वगैरह का भी क्वेश्चन कराया है, जो आपको JSSC CGL में साइंस का एक है पार्ट है, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 76 जून 2023 में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी यूनिट, ठीक है। तीसरी यूनिट का मतलब हुआ कि एक ही प्लांट के अंदर कई यूनिट बैठाई जाती है। एक यूनिट चालू हो गई, एक पे काम हो रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का, फिर ये भी चालू किया जाएगा, फिर इस पे काम होता रहेगा उसी बाउंड्री के अंदर। और ये तीनों फिर तो उसी की तीसरी यूनिट, अभी तीसरी यूनिट भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट, ठीक है। तो ये भारत के स्वदेशी रूप से विकसित है, मतलब इसमें जो भी मशीन वगैरह लगे हैं वो भारत के स्वदेशी मशीन लगे हैं, ठीक है। दबित भारी पानी रिएक्टर, आपको पता है कि मंदक के रूप में आपको जानते हैं, मॉडरेट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, मंदक के रूप में परमाणु ऊर्जा में कुछ प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पानी D2O, भारी पानी का क्या होता है फार्मूला DTO, और सिंपल पानी जो हम लोग यूज करते हैं उसका H2O, ठीक है। तो जो मंदक के रूप में उपयोग किया जाएगा भारी पानी रिएक्टर, किस राज्य में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो काकरापार गुजरात में ही है, उसी की तीसरी यूनिट स्वदेशी है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, मतलब किस चीज़ के उत्पादन से? तो थर्मल पावर से होती है, ठीक है। थर्मल मतलब जो गर्म करके भाप के माध्यम से टरबाइन को घुमाया जाता है। और थर्मल में भी सबसे ज़्यादा कोल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से गर्म किया जाता है, ठीक है। ये कोयला हो गया, इसी तरह से और कई चीज़ें गैस वगैरह भी यूज की जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयले का यूज किया जाता है थर्मल के लिए भारत में, ठीक है। बताइए सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ हैं और कोयले का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, बताइएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कोयला ज़्यादा पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, यूपी के सोनभद्र वगैरह जिले में ही मिलते हैं। तो आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। चलिए जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 163 देशों में कैवां स्थान पर है और सूची में प्रथम स्थान पर कौन देश है बताइए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो गई, इसमें भारत का स्थान कैवां है? तो 126वां स्थान है। प्रथम पे कौन है? आइसलैंड है, आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, यही सब टॉप में आते हैं हर चीज़ के लगभग जितने भी रैंक जारी किए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। यह स्थान 2008 से कायम है, आप याद रखिएगा। इसलिए आप जब भी कोई एग्जाम में शांति के मामले में आएगा और आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो ये 2008 से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यह भी बना रहेगा, तो आप आइसलैंड को ही मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, 78 है। जुलाई
2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि जो महिलाओं में एनीमिया खून की कमी हो जाती है, खासकर सिकल सेल एनीमिया जो कम उम्र के जो 15 बरस से लेकर 29-30 बरस के जो होती हैं औरतें, उसमें जो खून की कमी होती है, तो उसी के उन्मूलन मिशन शुरू किस राज्य में एनीमिया को खत्म करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो मध्य प्रदेश 2047 तक खत्म करने की बात कर रहा है सिकल सेल एनीमिया को, 2047 तक मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए 79 जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 27th वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये, स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संबंध में कौन से बिंदु सही हैं? तो क्या है पहला ऑप्शन, 46 प्रमुख बैंकों का कुल पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, ठीक है, कैपिटल रेशियो होता है ये, मार्च 2023 में 17.1% ऐतिहासिक ऊंच से घटकर मार्च 2024 में 16.1% होने का अनुमान है। शहरी सहकारी बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुना होगा, शहर वगैरह में होते हैं, जनरली ये लोकल बैंक होते हैं। का CRAR, ठीक है, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात मार्च 2023 में बढ़कर 16.5% हो गया, जबकि NBFC का यह जो अनुपात है जोखिम भारित संपत्ति अनुपात वो 27.5% था। सी क्या है, रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है, NPA आपने सुना होगा ना, NPA, तो वही NPA में ये सकल मतलब पूरे NPA की बात हो रही है कि अनुपात में गिरावट जारी है और मार्च 2023 में यह 10 साल के निचले स्तर 3.9% पे आ गया है। तो इसमें से कौन सा सही है आपको चूज करना था, तो A, B, C तीनों सही है। ठीक है, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, ठीक है, मतलब जितना लोन दिया गया है बैंकों से, वो कितने ऐसे लोन हैं जो डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है। डिफ़ॉल्ट समझ रहे हैं, मतलब वो लोन वापस नहीं मिलने की संभावना है, उसी को जोखिम संपत्ति भारित अनुपात रेशियो में काउंट किया जाता है। लोन के रेशियो में जो डिफ़ॉल्ट होने की संभावना जितनी रहती है, ठीक है, वही है जोखिम भारित संपत्ति अनुपात, CRAR। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, जुलाई 2023 में विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित सह-प्रकाशित ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फोस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस साल में 2% से 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को 4.4% कर दिया है। क्या कह रहा है कि किस साल से 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं, सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, कि निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना कर 4.4% कर दिया है। मतलब कि भारत का अब सर्विस में एक्सपोर्ट कितना हो गया है, 4.4% एज द रेट ऑफ वर्ल्ड निर्यात, वर्ल्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो किस 2005 से दोगुना हो गया है, ठीक है, दोगुना होकर कितना हो गया है, 4.4% कुल निर्यात का, विश्व के कुल निर्यात का, ठीक है। देखिए ये रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन 2005 में 2022 तक 5 से 2022 तक वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के अपने हिस्से को 3% से 5.4% दोगुना कर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, जुलाई 2023 तक HDFC बैंक लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है, HDFC इन्वेस्टमेंट्स और HDFC होल्डिंग्स को 1 जुलाई 2023 को HDFC लिमिटेड के साथ हो गया, मतलब विलय हो गया, ठीक है। HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक लिमिटेड में विलय हो गया। इसके साथ ही HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण के आधार पर मार्केट कैपिटलाइजेशन,
ठीक है। एमसी इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने और भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरने के लिए तैयार है। जब ये दोनों मर्ज हो गए, आपस में मिल गए, तब HDFC इन्वेस्टमेंट और HDFC होल्डिंग्स। ऑप्शन सी क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सम्मानित अध्यक्ष दीपक पारेख ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, क्योंकि HDFC और HDFC बैंक के साथ विलय की तैयारी कर रहा है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। जून 2023 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने 2023 एनिमल बॉल लैंकेस्टर हाउस लंदन यूनाइटेड किंगडम में भारतीय संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंट अवार्ड प्रदान किया। कौन सा? एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंट अवार्ड। द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निदेशक, ठीक है, कौन है जो तारा पुरस्कार मिला? जबकि द रियल एलिफेंट कलेक्टिव समूह को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निदेशक कौन है? कार्तिक गोंसाल्वे को तारा पुरस्कार मिला है। और मार्क सैंड पुरस्कार किससे मिला है? मार्क सैंड पुरस्कार द रियल एलिफेंट कलेक्टिव समूह को मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83। हाल ही में जुलाई 2023 में ग्रेट इमिग्रेंट्स की वार्षिक सूची में किसे नामित किया गया है? ठीक है, ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 की है वार्षिक सूची में किसे नामित किया गया है? तो अजय बांगा को। ग्रेट इमिग्रेंट्स जानते हैं ना? पद्मश्री पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के कौन हैं? अध्यक्ष हैं अजय बंगा को ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने योगदान के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को मजबूत किया है। ठीक है, व्यापार और उद्योग क्षेत्र के योगदान के लिए उन्हें 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पद्मश्री भारत की नागरिक सम्मान है। ठीक है, जुलाई 2023 में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर समिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा हैं? G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर समिट 3 से 4 जुलाई 2023 तक गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। दूसरा क्या है? यहाँ पर आपको सही बिंदु खोजना है। ठीक है, समिट के समापन समारोह के दौरान स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष और अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव, अटल इनोवेशन मिशन के अभी निदेशक कौन है? डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने इंडोनेशिया को मसाल सौंपी, जिसके पास 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता है। फिर क्या है? G20 देशों ने स्टार्टअप के लिए एक परिभाषा ढांचे के निर्माण और अपनाने पर सहमति व्यक्त करते हुए पहली स्टार्टअप 20 कम्युनिक 2023 को अपनाया। तो इसमें कौन सा सही है? A एवं C सही है, B गलत है। ठीक है, अब B क्यों गलत है? क्योंकि जो वहाँ पे बता रहा है कि किसके पास अध्यक्षता 2024 में है, इंडोनेशिया के पास, लेकिन इनके पास 2024 में G20 का अध्यक्षता नहीं है। ब्राज़ील को मसाल सौंपा है, जिसके पास 2024 के लिए अध्यक्षता है। ब्राज़ील 2024 के लिए अध्यक्षता करेगा G20 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में किस देश ने इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न नोरा 50 के विकास के लिए भारत के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। ठीक है, जापान ने। 86 जुलाई 2023 में किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर महिला समान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया? महिला समान बचत प्रमाण पत्र कौन? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया BOI। ठीक है, महिला समान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया। ठीक है, देखिए इसका मतलब कि इसके तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत है। अब तक केवल डाकघर ही
क्या है, महिला समान बचत पत्र के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत थे। अब बैंक ऑफ इंडिया भी बन गया है, ठीक है। एटी सेवन जुलाई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़कर 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मतलब कुल 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत का एक्सपोर्ट हो गया है। किसका? सर्विस का। सर्विस का एक्सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह जो हो गया, इस तरह के खास तरह आते हैं सर्विस में। तो 7.7% बढ़कर कितना हो गया? 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। RBI की ये आंकड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर जब एक्सपोर्ट की बात आई है तो देख लीजिए, सेवा निर्यात में 27 बिलियन। भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है? मेन एक्सपोर्ट भारत का क्या है? भारत के यहाँ से कौन सी चीज़ें विदेश भेजी जाती है? वो सबसे ज़्यादा है रिफाइंड पेट्रोलियम। आपको पता है कि क्रूड पेट्रोलियम तो हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं कच्चा तेल, लेकिन रिफाइंड करने के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम अपने यहाँ से रिफाइंड पेट्रोलियम का ही करते हैं, ठीक है। डायमंड्स भी करते हैं, मेडिसिन्स भी करते हैं, ज्वेलरी भी करते हैं, चावल भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या चीज़ करते हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम को करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम। आप ध्यान रखिएगा, क्रूड पेट्रोलियम नहीं, क्रूड पेट्रोलियम तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं के बराबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के न्यायाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को BCCI के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजीत अगरकर। चेतन शर्मा की जगह लेंगे, जिन्होंने फरवरी 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, चेतन शर्मा। अब हो जाएंगे अजीत अगरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। ऑप्टिमस लॉजिस्टिक के साथ किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला नाविक समझ रहे हैं ना, नाविक का फुल फॉर्म क्या है बताइए? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। जनरली इसको IRNS के नाम से जानते हैं, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत देखिए एक अपना GPS की जगह पे, जानते हैं ना GPS, तो GPS की जगह पे भारत अपना नेविगेशन सिस्टम यानी नक्शा वगैरह जो आप दिखते हैं GPS में, वो लॉन्च किया है। हालांकि इसकी बजट में 2006 में ही बात हो गई थी, लेकिन एक्चुअली 2018 से ये काम करना शुरू किया। इसके तहत भारत टोटल 7 सैटेलाइट छोड़ेगा। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि भारत का नेविगेशन सिस्टम IRNSS में कुल कितने सैटेलाइट काम करेंगे या कितने सैटेलाइट के आधार पे यह आधारित होगा, ठीक है। तो 7 सैटेलाइट है, वहाँ पे भी 7, 8, 9 दे देता है। देखिए जब हम सिविल सर्विस दे रहे थे तो ये इसका चीज़ आया था इसी में से, उस टाइम में ये करेंट अफेयर के रूप में था। उसमें क्या था कि इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज मतलब कितने क्षेत्र को यह कवर करेगा। देखिए जो GPS है ऑल ओवर वर्ल्ड में कवर करता है, ठीक है, हमारे यहाँ भी कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको वो GPS दिया है। लेकिन जो हमारे यहाँ के रीजनल सैटेलाइट, इसका नाम ही देखिए ना, IRNSS, रीजनल मतलब क्षेत्रीय रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नहीं है ये। और GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग है तो वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो जब रीजनल है तो कितना दूर तक हमारा इसका रेंज है, कितना दूर तक भारत से? तो भारत से 1500 किलोमीटर के आसपास एरिया को कवर करेगा। जाहिर सी बात है कुछ विदेशों को भी ये कवर करेगा, जो भारत चाहे तो अपने इस सिस्टम को विदेशों को दे सकता है 1500 किलोमीटर। तो उस टाइम में जानते हैं क्या हुआ था, हमसे ऑप्शन में 1500 किलोमीटर भी था और 15,000 किलोमीटर भी था। हमसे ही मिस्टेक हुआ था, 15,000 किलोमीटर पे मैंने मार दिया था, जबकि जानते हुए 1500, ठीक है, 15,000। चूँकि हमने वहाँ ऑप्शनों को देखने में मिस्टेक कर दिया, 1500, 15,000, इसमें हमने उतना काउंट नहीं किया। एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में क्लियर भी करना है। और जब साइंस की बात नहीं आए तो किसी भी साइंस की बात को आप पूरा डीप जानिए,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसका देखिए जो एक्यूरेसी है, मतलब कितना सटीकता है, तो वो जो जीपीएस का है वो 20 मीटर एक्यूरेसी होता है। मान के चलिए 20 मीटर मतलब आपको यदि यहाँ दिखा रहा है कोई रोड तो 20 मीटर दूर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, एक्यूरेसी ये हुआ। लेकिन जो हमारा ये है नाविक का, इंडिया का अपना, तो इसमें 5 से 10 मीटर का डिफरेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि जीपीएस जो है वो हमसे कम है टेक्नोलॉजी में, हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमको आपको वो थर्ड क्वालिटी का प्रोवाइड कराता है, फर्स्ट क्वालिटी का नहीं, ठीक है। थर्ड क्वालिटी का क्यों कि हमें आपको नागरिक सेवा के लिए सिर्फ सिविल यूज के लिए हमें जीपीएस अमेरिका दिया है और आर्मी यूज के लिए नहीं दिया है। देखिए आर्मी यूज का मतलब हुआ कि अगर जीपीएस के माध्यम से हम किसी चीज़ को टारगेट करते हैं आर्मी वगैरह के लिए, जैसे जब भी युद्ध होगा तो भारत, वो अमेरिका चाहे तो जीपीएस को उस टाइम के लिए बंद कर देगा। अगर किसी के साथ नहीं तो खासकर अमेरिका के साथ, मतलब ऐसा कोई है नहीं, बात कर रहे हैं, या अमेरिका के मित्र देशों के साथ यदि विवाद होता है तो उस टाइम पर जीपीएस भारत में बंद ही कर देगा, क्योंकि सिविल यूज के लिए है, आप उसे आर्मी यूज में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो जीपीएस दिया है अमेरिका हमें, उसमें 20 मीटर की एक्यूरेसी रहती है। यहाँ पॉइंट दिखा रहा है तो 20 मीटर दूर यहाँ भी रियल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। लेकिन भारत ने जो अपना बनाया है 5 मीटर तक का इसका एक्यूरेसी है, ठीक है। तो चलिए इतना आपको जानकारी इससे मिल गई। और ये 2006 के बजट में ये बात हुई थी, 2006 के ही बजट में बात हुई थी, ऐसा नहीं कि अभी का ये बात है। चलिए चलते हैं अब आगे। तो इसमें देखिए हम कहाँ थे अभी, कि भारत का पहला नाविक आधारित। अब बताइए कि अच्छा एक चीज़ और, भारत, हमारे आपके यहाँ जो भी मोबाइल है भारत में मोबाइल, क्या उसमें हम अपना इस नाविक सिस्टम से लोकेशन देख सकते हैं? तो देखिए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वही है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं वो अलग से चिप लगाना पड़ेगा इसके सपोर्ट के लिए, जो कॉस्ट बढ़ जाता है। पता है आपको इंडिया में हर मोबाइल के कॉस्ट के आधार पर ही बिक्री होती है, तो कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए वो अभी नहीं हम आप अपने मोबाइल में सिंपल देख पाते हैं, ठीक है। तो वही है भारत का पहला नाविक आधारित पीएनटी, पोजिशनिंग नेविगेशन और टाइमिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड डिवाइस कौन विकसित किया है? भारत का पहला किसने विकसित कर दिया? एलेना जियो। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें भारत का जो अपना है नेविगेशन सिस्टम नाविक IRNSS, उसके तहत इसमें अब आप पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है, मैप्स देख सकते हैं। तो ये आप क्लियर हो गए। पीएनटी डिवाइस में एक 5G मोबाइल फ़ोन और नाविक चिप के साथ इसका एडॉप्टर और रिसीवर भी शामिल है, जो नाविक उपग्रह के साथ संचार करने में सक्षम है। तो कौन हो गया है, आपको याद रखना जरूरी है। ये मान कर चलिए कि एग्जाम में आएगा ही, एलेना जियो सिस्टम, आप याद रखिएगा, ठीक है, एलेना जियो सिस्टम। मान के चलिए किसी न किसी एग्जाम में आना ही है, क्योंकि भारत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 7 सैटेलाइट इसके तहत छोड़े गए हैं और इसके आधार पे अभी तक कोई डिवाइस नहीं था। तो भारत का पहला डिवाइस किसने इसके साथ बनाया है? एलेना जियो सिस्टम ने। ये आपको एग्जाम में आना ही आना है, इसको तो आप रट लीजिए, अब भी रट लीजिए। एलेना जियो सिस्टम, एलेना जियो सिस्टम क्या बनाया है? इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के आधार पर पोजिशनिंग बताने वाला, ठीक है। चलिए अब याद हो गया होगा। अब चलते हैं 90। उस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में सतत ऑन ऑफ रोड उपयोग के लिए भारत का पहला 100% डीएमई ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है। डीएमई क्या? डाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है। ठीक है, डीजल इंजन जो होते हैं ना, जिसमें कंप्रेस्ड के आधार पे उसमें इंजन में यूज होता है, उसी में यह काम करेगा, पेट्रोलियम नहीं करेगा। तो डीजल के जगह ये ले सकता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियली उत्पादन किया जाता है प्लांट में, और ये चूँकि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं, डीजल वगैरह जो भी, तो उसका एक ये ऑप्शन बनेगा। तो ये डीएमई ईंधन आधारित ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर ने, आप ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 91। जुलाई 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश के फुटबॉल टीम को हराकर 9वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ बंगबंधु चैंपियनशिप जीती? 9वीं बार बंगबंधु फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है किस देश ने? कुवैत। कुवैत के कहाँ है राजधानी बताइए? कुवैत के कुवैत सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण प्रोटेक्शन बिल है ये डेटा का 2022 के ड्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है? आप ध्यान दीजिए, यहाँ गलत ऑप्शन को चूज करना है आंसर के लिए आपको। विधेयक में डेटा फिड्यूशियरी को डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने की आवश्यकता है।
अच्छा, यहाँ पे डेटा विधेयक में क्या है, डेटा फिड्यूशियरीज को डेटा की सटीकता बनाए रखनी है। डेटा फिड्यूशियरीज क्या होता है बताइए। देखिए, फिड्यूशियरीज का ऐसे हिंदी आप जानेंगे तो हिंदी प्रत्ययी होता है, लेकिन ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो डेटा फिड्यूशियरीज उसको बोलते हैं जिसमें कोई पर्सन यानी व्यक्ति या कंपनी, चाहे गवर्नमेंट सरकार, तीनों में कोई भी हो सकता है, जो डेटा प्रोसेस करता है, मतलब किसी व्यक्ति का डेटा लेता है, किसी कारण से डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है, तो उसे डेटा फिड्यूशियरीज बोला जाता है। वह पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। जो डेटा को यूज करता है, किसी के व्यक्ति के डेटा को, वो डेटा फिड्यूशियरीज कहा जाता है उसे, ठीक है। वो डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी है कि जो डेटा हमसे ले रहा है पर्सनल, वो हमारे डेटा को सुरक्षित रखेगा, कहीं लीक नहीं करेगा। और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद डिलीट भी करने की आवश्यकता है। इस विधेयक में ऐसी बात है, ठीक है। आपको गलत ऑप्शन चुनना है। यह विधेयक डेटा संरक्षण को व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए 450 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। और क्या है, व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड और प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को सूचित करने में विफलता पर 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें गलत कौन है, बी गलत है, बी गलत है और बाकी सही है, ठीक है। गलत ऑप्शन इसमें चूज करना था, बी। इस यहाँ देख लिया, 250 करोड़ रुपए तक का उल्लंघन का जुर्माना का अधिकार है, ठीक है, उल्लंघन करने पर। और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में बोर्ड और प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों को सूचित करने में विफलता पर 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। चलिए, इतना डीप नहीं आएगा। यदि आप सिविल सर्विस वगैरह नहीं दे रहे होंगे तो सिविल सर्विस होता आते हैं भाई साहब। जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए की राशि के परिव्यय के साथ राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। हर राज्य को अग्नि सेवा के लिए सहायता राशि कितने व्यय के साथ शुरू प्रारंभ की है, 5000 करोड़ रुपए के तहत, ठीक है। कौन, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 94, हाल ही में किस संगठन ने मानव रहित विमान प्रणाली और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने, यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने। चलिए 95, निम्नलिखित में से किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है? जानते हैं कि सभी बैंकों को लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है। और यदि उसके मानक को पूरा बैंक नहीं कर पाते हैं, मानक कई मानक है उसमें, ऐसी नहीं कि एक मानक है, तो उस आधार पर आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस बाद में रद्द भी कर सकता है। तो उसी के तहत लाइसेंस रद्द किया है आरबीआई ने 2 बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। तो कौन से बैंक हैं, 2 एवं 3, मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक, ठीक है। ये कर्नाटक में है मलकापुर, ठीक है। इनके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। चलिए, जुलाई 2023 में जारी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? एशिया के विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एशिया के विकासशील देशों में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 662 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और भी क्या, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एजियान जो है क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि के साथ शीर्ष प्राप्त करता है। किसमें, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल में, ठीक है। और 2022 में एफडीआई के वैश्विक प्रवाह 10% से घटकर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और चीन 2022 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है। तो कौन सा इसमें सही आपको चूज करना था? तो ए एवं बी सही है, सी ऑप्शन गलत है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता चीन में 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% घट कर, ठीक है, जबकि वहाँ वृद्धि हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, जुलाई 2023 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने घोषणा की कि किसको
पहली बार AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण को बार AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया। क्या होगा? ललियान जुआला चांगते। और मनीषा कल्याण को क्या है? दूसरी बार AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। किसे? मनीषा कल्याण को दूसरी बार किया गया है। चलिए, खेल वगैरह में देखिए ज़्यादा मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन अब चूँकि करेंट अफेयर में तो सब कुछ जानना पड़ता है। यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो डीप में और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्टूबर 2023 से जुलाई 2023 तक आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्रो लीग 2022-23 के चौथे संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? तो इसमें ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। ए और सी सही है। हम चलते हैं सीधे अब लास्ट क्वेश्चन। इस टॉप 100 करेंट अफेयर के क्वेश्चन एंड आंसर में हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 100। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने जब वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस राज्य IUT का नाम बताइए जिसने हाल ही में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाने के लिए भारत का पहला टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो किसने? जम्मू एंड कश्मीर ने मेंटल हेल्थ के लिए एक चैट बॉक्स लॉन्च किया। मतलब आप उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑटोमेटिक उधर से आंसर आएगा कि आपको क्या दिक्कत है उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए एस्पायरेंट्स आप लोगों की कुछ क्वेश्चन होती है कभी कभी, उसका आंसर मैंने यहाँ दिया है। देखिए एस्पायरेंट्स के क्वेश्चन क्या है? डज के सेल्फ स्टडीज कवर्स ऑल द करेंट अफेयर्स टॉपिक्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। मतलब सभी करेंट अफेयर टॉपिक को कवर कर लेता है के सेल्फ स्टडीज एग्जाम से रिलेटेड। तो के सेल्फ स्टडीज की तरफ से जवाब है वी गारंटीड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एग्जामिनेशन आर कवर्ड इन आवर डेली करेंट अफेयर और मंथली करेंट अफेयर। ठीक है, और मंथली करेंट अफेयर कर लीजिए। ठीक है, कर लिया जाता है कवर, आप उसकी चिंता न करें। फिर क्या है? व्हाई इज देयर डिले इन न्यूज। कभी कभी न्यूज में या करेंट अफेयर में क्यों डिले होता है, लेट होता है? तो उसका जवाब यही है कि सब मेजर साइट्स जो हैं नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा इन द एग्जैक्ट डेट। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और है, देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, फेयर होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको जितने भी मेमोराइज्ड बेस्ड क्वेश्चन हो, आप हमें इस ईमेल आईडी पे kselfstudies6@gmail.com पे सारे क्वेश्चन को भेज दीजिए। उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, आपको भी उससे बेनिफिट होगा और लोगों को बेनिफिट होगा। तो जब भी आप कोई एग्जाम दीजिए, इस पर जितने क्वेश्चन आपको मेमोराइज्ड हो, तो कौन से एग्जाम आपने दिया है एग्जाम का नाम लिखकर और जितने भी आपको क्वेश्चन याद हो इस पे जीमेल पे हमें मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।